हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपने क्लास 10th के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो यस, हम जो है आपके लिए ही वीडियो क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज हम ना पूरी तरह से बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये जो बात होगी ना ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। हमारा जो नेचर है ना, हमारा जो प्रकृति है उसमें किस किस टाइप के बदलाव आते हैं, किस किस टाइप के चेंजेस आते हैं बच्चा लोग हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई साहब कि जो नेचर में चेंजेस होते हैं ना, जो हमारे प्रकृति में जो हमारे नेचर में बदलाव होते हैं वो तीन टाइप के बदलाव हो सकते हैं। तीन टाइप के चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में। पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज, तीसरा है रेडियो एक्टिव चेंज। तीनों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि जो मेरा लेक्चर रहता है वो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और ये जो वीडियो है ये वीडियो क्लास 10 बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, चाहे आप कंपटीशन लेवल का जैसे NTSC ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो लेक्चर्स जो भी आएंगे वो एकदम डेप्थ में ही रहेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल और अच्छी चीज़ें रहेंगी। ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन में बैठो ओलंपियाड में या जो भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है और आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मेरे से पढ़े और जो है उसमें जो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि मैंने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारा चीज़ को मैं लेकर चलने वाला हूँ। तो ऐसा भी एक भी टॉपिक नहीं रहेगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। एकदम सबको गलरी ओल के आओगे आप, टेंशन मत लेना, बस मुझे फॉलो करते जाओ। तो देखिए पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। सर व्हाट इज़ फिजिकल चेंज बताइए सर। तो भाई साहब ये आप क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूं। When matter changes its observable property, we can say it has undergone a physical change। क्या हुआ कि कोई भी मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है ना, कोई भी मैटर का जो गुण होता है, गुण आपके अंदर भी कुछ गुण होगा, कुछ अच्छी गुण होगी, कुछ बुरी गुण होगी। अच्छी गुण को तो आप दिखाओगे लेकिन बुरी गुण को अपने अंदर में समेट के रखते हो। और क्या बुरी गुण है वो आई नो दैट सभी लड़कों में कॉमन होता है, वो बुरा गुण। तो व्हेन मैटर चेंजेस इट्स ऑब्जर्वेबल, यानी कोई भी मैटर का वैसा गुण जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उस गुण को हम क्या कहते हैं। और वो गुण अगर क्या होगा, यानी वो गुण जो है वो ऑब्जर्वेबल होगा, किसी भी मैटर का वो गुण ऑब्जर्वेबल होगा तो उस गुण को हम, और वो गुण जो है ना चेंज होगा तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। जैसे ये मैटर है, मैटर नहीं, जैसे ये एटम है, ये क्या है एटम है। इस एटम को A नाम देता हूं, ये दूसरा एटम है जिसको हम B नाम देता हूं। इस दोनों के बीच में एक फोर्स तो लगेगा, अरे हम लोग जानते हैं यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल एक दूसरे को जो है फोर्स से खींचता है। ये पार्टिकल है, उधर कोई पार्टिकल है, इधर कोई पार्टिकल है, वो इस पर फोर्स लगा रहा होता है, वो इस पर फोर्स लगा रहा होता है। उसी तरह से एटम में भी ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है। अब हम क्या रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्मली हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब हीट देंगे तो यहाँ का जो फोर्स है वो फोर्स कमजोर होने लगेगा, और कमजोर होगा तो अभी ये इतना करीब था, आगे चलकर ये जाकर इतना दूर हो जाएगा। देख रहे हो इसका डिस्टेंस इतना हो गया, समझ में आ रहा है। तो पहले ये इतना कम, मतलब इसका डिस्टेंस बहुत कम था, अब इतना डिस्टेंस बढ़ गया। तो इस तरह के चेंज को भी हम लोग फिजिकल चेंज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना बात समझ में आया। तो फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यानी वैसा चेंज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज बोला जाता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ, देखो ना बर्फ को हाथ में रखो इस तरह से, तो देखते देखते क्या हो जाएगा, हमारे हाथ में इतना उष्मा होता है, हमारे हाथ में इतना हीट होता है कि वो हीट से बर्फ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो हम उस चेंज को, यानी पहले वो बर्फ कैसा था, पहले बर्फ जो है सॉलिड में था, ठोस अवस्था में था। अब बर्फ धीरे धीरे पिघल के क्या हो गया, अब लिक्विड बन गया यार, द्रव अवस्था में आ गया। तो उस चेंज को होते हम अपने आंख से देख लिए कि नहीं देख लिए। तो इस तरह का चेंज क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा कि नहीं।
अरे बोलो ना जोर से, सुनाई नहीं दे रहा होगा ना? यस। तो बर्फ को हम अपने हाथ पे रखे, आइस को हम अपने हाथ पे रखे, तो हमारे हाथ में ही वो मेल्ट हो गया, पिघल गया। तो उस चीज़ को, उस बदलाव को होते हम अपने आँख से देख लिए, ऑब्जर्व कर लिए। तो इस तरह का जो चेंज होता है फिजिकल चेंज होता है। बर्फ जो पिघल गया वो फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी जल जो होता है, वो पानी जो होता है, वो पानी को अगर आप बॉयल कर रहे हो, उबाल रहे हो, तो वो पानी लिक्विड स्टेट में होगा, द्रव अवस्था में होगा, द्रव से गैस में बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। तो उस बदलाव को भी हम देखते हुए, यानी अवस्था चेंज कर रहा है, अवस्था देख रहे हो चेंज हो रहा है, और उस बदलाव को हम अपने आंखों से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। और एक बात याद रखिए, ये चेंज को हम टेम्पोररी चेंज बोलते हैं। ये कैसा चेंज है? टेम्पोररी चेंज है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार अगर बर्फ जम गया या एक बार अगर बर्फ पिघल गया तो हम दोबारा बर्फ उस पानी से नहीं पा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे भाई साहब, वो बर्फ पिघल गया ना, वो पानी को हम अपने हाथ में रखें और वो पानी को जाकर ठंडा कर दे बहुत ज़्यादा, फिर बर्फ बन जाएगा। तो इस तरह का चेंज टेम्पोररी चेंज होता है, इसको हम दोबारा पा सकते हैं बच्चों। अच्छा आप बताइए, आप बर्फ लीजिए, जो बारिश में बर्फ गिरता है ना, छोड़िए वो छोड़िए, फ्रिज है ना आपके पास? जिसके पास नहीं होगा तो वो बारिश का जो बर्फ़ होता है उससे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके फ्रिज में बर्फ़ होगा, बर्फ़ को लीजिए और बर्फ़ अगर पिघल जाएगा तो पूरा पानी हो जाएगा, फिर जाके वो पानी लीजिए, फ्रिज में जाके घुसा दीजिए, ठंडा हो जाएगा, वही पानी फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो देख रहे हो, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, चेंज तो हो रहा है, और ये फिजिकल चेंज है। और ये चेंज जो है ना, ये जो भी चीज़ बन रहा है, जो सब्सटेंस हमको लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, दोबारा नहीं पा सकते, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ को हम दोबारा भी पा सकते हैं। तो इस तरह का चेंज फिजिकल चेंज होता है। समझ में आ गया बच्चों? दिमाग में घुस गई संपट परी बात? फालतू चीज़ आपके दिमाग में जल्दी घुस जाता है, ये चीज़ को घुसाने की प्रयत्न करो, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल चेंज। अरे सर जी क्या होता है केमिकल चेंज? तो उससे पहले हम थोड़ा पसीनावा पोंछ लेते हैं अपना, बहुत गर्मी है आज। चलिए आगे देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। डेफिनेशन पढ़िए कि अ केमिकल चेंज इज टाइप ऑफ चेंज वेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज। अरे भाई साहब, डेफिनेशन से ही इसका सब कुछ पता लग जा रहा है। खैर मेरा तो काम है बताना, मैं तो बताऊंगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे सर केमिकल चेंज होता क्या आखिरकार, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगा ना। तो अ केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज, यानी केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है वेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज, यानी कोई भी मैटर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, हर एक मैटर का अपना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसे हमारा जो जैसे हम ये इंसान खड़े हैं, मेरे अंदर बुरा गुण भी है, अच्छा गुण भी है। बुरा गुण नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो आप कहोगे सर जी आप क्या क्या करते हैं। हर एक इंसान के अंदर जो है एक बुरा गुण होता है, एक अच्छा गुण होता है। तो इसी के लिए हर एक मैटर के अंदर क्या होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। एक फिजिकल यानी एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण होता है। तो वही बात कर रहे हैं कि कोई भी मैटर का अगर रासायनिक गुण बदल जाए, कोई भी मैटर का अगर उसका रासायनिक गुण बदल जाए, तो इस टाइप के चेंज को, इस टाइप के बदलाव को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे रस्टिंग, जंग लगना। अरे भाई साहब जंग लगना जानते हैं? चलिए मैं बता रहा हूं, पहले इसको मिटाता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं। जैसे मैं अभी एक रिएक्शन लिखने वाला हूं, अभी तो भाई साहब आपको समझ में आएगी नहीं रिएक्शन, आपने अभी अभी क्लास 9 से 10 में आए होंगे, आपका दिमाग जाएगा घूम, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता रहा हूं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है केमिकल चेंज में। जैसे रस्टिंग, Fe+O2+H2O, इट गिव्स Fe2O3.XH2O। और पता है बच्चों ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रस्ट। यही जंग होता है। जंग नहीं लग जाता है लोहा में, तो उसका रिएक्शन में लिखा हूं। एक्चुअल में अगर हम केमिकल चेंज की बात करें ना, तो अगर दो एटम ले, ये एक एटम, ये एक एटम, ये अपना इलेक्ट्रॉन, अब एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एलिमेंट को दे देता है, या ये वाला ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है, ये ए एटम बी एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब बी वाला एटम जो है ए एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे एटम में चला जाए, वो एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चला जाए,
या वो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, शेयर कर ले। तो जब भी ऐसा चीज होगा ना बच्चों, तो वहां पर जो है ना केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज कैसे होता है बच्चों, समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, यानी जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, किसी से ले लेगा, या वो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, आपस में शेयर कर लेगा, तब वहां पर केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज होने की वजह से केमिकल रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया घुसा दिमाग में, धीरे धीरे घुसेगा। मुझे पता है कि अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग से एकदम ऊपर भाग रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको केमिकल रिएक्शन से पूरा दोस्ती करवाऊंगा। कुछ लोगों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती होगी, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो भाई साहब मेरे से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पूरे अंदाज में पढ़ाऊंगा और पूरा चीज़ समझाऊंगा। मुझे पता है कि ये पहला क्लास है और कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में घूम रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे से आप जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए। चैलेंज देता हूं, जो भी बच्चे बहुत ही कमजोर है, जिनको केमिस्ट्री एकदम बोरिंग लगती है, उससे केमिस्ट्री से दोस्ती ना करवा दिया ना, तो केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये खुला चैलेंज सबसे बोल रहा हूं आज। बस आपको क्या यार, अब टीचर बोल देगा यार पढ़ाना छोड़ दूंगा, तो आपको भी थोड़ा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम विजेता सर से पढ़ लिए और उसको देखे भी नहीं, बिल्कुल सर समझ में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक डेढ़ घंटा जो है हर एक दिन केमिस्ट्री पढ़नी होगी, हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो अभी मेरे से कंटिन्यू रहिए, सारा चीज़ यहाँ पे मैं डीलिंग करूँगा आपके साथ, ठीक है? तो जैसे रस्ट होता है, रस्टिंग, कंबशन ऑफ पेपर को जलाओगे तो पेपर में भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है भाई साहब, वहाँ भी सारा चीज डिटेल में देखूंगा। अभी हम केमिकल रिएक्शन ही नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम इलेक्ट्रॉन कैसे लॉस हो रहा है, कैसे जा रहा है इधर, कैसे उधर जा रहा है, ये कैसे अभी ये डील कर ले आपके साथ। बस अभी आपको बता रहा हूं कि ये सारा जो चीज हो रहा है ना, सारा खेला केमिकल चेंज वाला, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कूद के उधर भागता है, कूद के इधर भागता है, तो वो एटम जो रहता है, एक एटम इधर, एक एटम इधर, अब जो है कूद के इधर गया, कूद के इधर आया, तो ये लॉस किया, वो गेन किया, जिसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, जिसके वजह से यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ, और केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे रस्टिंग, जंग लगना, तो क्या होता है एक्चुअल में बात करूँ ना, तो आयरन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है इसके पास, अभी बताऊंगा सारा चीज। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को वाटर को, मॉइस्चर को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन एक आयरन का आइटम करता है। अगर 2 आयरन का आइटम आ जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तब जाके यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती है और यहाँ पर रस्ट बनता है, यानी जंग बनता है, जंग लग जाता है आयरन पे, मॉइस्चर की वजह से और एयर के वजह से। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन के वजह से ही केमिकल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया, देखो एक बात जान लो, जितना भी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे पूरा केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री में, चाहे फिजिकल में तो दूसरा चीज़ के बारे में, जैसे कोई भी केमिस्ट्री ले लो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना भी रिएक्शन उसमें होता है, सारा के पीछे का हाथ है। सारा जो झगड़ा हो रहा है ना, अब रिएक्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, सारा झगड़ा का जड़ कौन है भाई, इलेक्ट्रॉने है। सारा जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, सभी केमिकल रिएक्शन, वो जो रिएक्शन क्या हुआ, झगड़ा हुआ, आपस में झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा का जड़ कौन है, झगड़ा का जड़ है ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही झगड़ा हो रहा है, ना कूद के उधर जाता है उसके घर में, ना झगड़ा होता। तो ये सारा चीज का जड़ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्यों जड़ है, क्यों ये बार बार झगड़ा लगा देता है 2 लोगों के बीच में, सभी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी तो बेसिक लेक्चर है, छोटा मोटा बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो समझ में आया केमिकल चेंज क्या होता है? ओके, कि वैसा चेंज जिसमें कोई भी एलिमेंट होता है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, उसका वो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, बदल जाए, तो इस टाइप के चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे ना, तब केमिकल चेंज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा, दिमाग में फट सबर घुस जाएगा। ओके, रस्टिंग, कंबशन ऑफ पेपर, ये आपको समझ में आया। हम जैसे बताए कि फिजिकल चेंज एक टेम्परोरी चेंज होता है, उसी तरह से हमारा उसका ठीक अपोजिट जो हमारा केमिकल चेंज होता है, वो एक परमानेंट चेंज होता है। यानी अगर एक बार हम पेपर को जला दिए, अच्छा अब यहाँ पर एक कंबशन शब्द आ गया, कि ये कंबशन सर क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। तो कोई भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप जला दोगे, ये जैसे हम मार्कर ले लिए, क्या है बच्चों, ये मार्कर है।
अब इस मार्कर को ना आग में हम जला दिए, अब जलाएंगे कहाँ? अंतरिक्ष में जाके तो जलाएंगे नहीं, जलाएंगे तो धरती पे ही जलाएंगे। अब धरती पे जला रहे, धरती पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला, तो ये क्या हुआ? इसको, इस प्रोसेस को कंबशन बोल दिए। हम किसी भी चीज को जलाएंगे ना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो उस प्रोसेस को कंबशन ही बोलेंगे। तो अगर पेपर को हम जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो ये भी कंबशन हुआ। तो अगर पेपर एक बार जल जाए बच्चों, तो क्या वो दोबारा आ सकता है? जैसे एक एग्जांपल हम आपको बहुत ही गजब का दे रहे हैं। एक फुकौआ आशिक जानते हैं? फुकौआ आशिक, पहले हम पसीना पोंछ लेते, उसके बाद फुकौआ आशिक के बारे में बात करते हैं। नहीं कहता है हमको प्यार हो गया है फुकौआ, तो फुकौआ आशिक के बारे में बात करते हैं। फुकौआ आशिक होता है कि जिसका दिल टूट गया, दिल टूट गया। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड उसको लेटर्स वगैरह दी थी, मतलब आप चली गई उसके लाइफ से, अब उसके लाइफ से चली गई, तो उसका जो लेटर्स होगा, लेटर दिया, वो जो खत जो रात रात में लिख के देती थी, बाबू ने खाना खाया, क्या कर ले हो, मैं आपके लिए 2 बजे रात में उठकर मम्मी से छुप छुपा कर, पापा से छुप छुपा कर लिख रही हूँ लेटर। तो वो जो लेटर्स अपने वाले को दिए रहती है लड़की, तो वो फुकौआ जो आशिक रहता है बेचारा पर पर के रो रहा होता है। अब वो जो लेटर होता है, वो जो पत्र होता है, अब वो रख के क्या करेगा? वो तो किसी और के साथ चली गई, तो वो पत्र को वो बेचारा क्या कर देता है? जला देता है, उसका कंबशन करवा देता है, वो सारे लेटर्स को जला देता है। अब पूरा लेटर जल गया, राख बन गया वो लेटर्स। अब 2-4 दिन के बाद उसको फिर याद आने लगा उसका, उस लड़की का, वो पहली वाली का, यानी गर्लफ्रेंड का। अब वो लेटर को वो पढ़ना चाहेगा, तो क्या वो पढ़ पाएगा? क्योंकि हम भी जानते हैं, गधा भी जानता है कि अगर एक बार लेटर जल गया तो दोबारा हम उसको नहीं पा सकते। बस उसी टाइप का चेंज, केमिकल चेंज होता है कि एक बार अगर केमिकल चेंज हो गया तो दोबारा हम पहले वाले चीज को नहीं पा सकते। जैसे यहाँ पर पेपर था, पेपर को यानी लेटर को, लव लेटर को अगर हम जला दिए, तो दोबारा लव लेटर में क्या लिखा हुआ था, वहां पर कब बोली थी, किस लाइन में बोली थी, बाबू ने खाना खाया, मैं 2 बजे रात में आपके लिए लिख रही हूँ पत्र, मम्मी पापा से छुपा के, तो वो जो है ना, वो आप नहीं पढ़ पाओगे। कैसे पढ़ पाओगे? वो तो खत्म हो गया। इस टाइप का चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। आपके दिमाग में बात घुस गई होगी। ये पूरा क्लियर हो गया। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये टेम्पोररी चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। समझ में आ गया? ओके। अब रेडियो एक्टिव चेंज की बात करते हैं। भाई साहब, रेडियो एक्टिव चेंज क्या होता है? सर, हमने फिजिकल चेंज के बारे में क्लास 7 में पढ़ा था, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। सर, रेडियो एक्टिव चेंज क्या है? तो देखिए, रेडियो एक्टिव चेंज को हम पहले पढ़ लेते हैं। द फेनोमेनन एग्जिबिटेड बाय एंड बीइंग अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन यानी कुछ ही एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी होता है, ऑफ स्पॉन्टेनियसली emitting radiations resulting from a changes in the nuclei of atom of the element। कहने का मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, सभी एलिमेंट्स नहीं, हम सब एलिमेंट का बात नहीं करें। आप कहिएगा सर सोडियम जो है, सोडियम को हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सर सोडियम जो है, सोडियम के अंदर क्या रेडियो एक्टिव चेंज होता है? होता है। लेकिन मैग्नीशियम के अंदर होता है? नहीं होता है। तो कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव चेंज देखने को मिलता है, बहुत ही कम होते हैं। तो मतलब वैसा एलिमेंट जिसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव चेंज हो रहा है, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, समझ में आया? अब क्या होता है कि उसमें जो है ना, उसमें से बहुत ही खतरनाक रेज निकलती है ना, रेडिएशन इमिट होता है। क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशन इमिट होता है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है, जो हमारे ह्यूमन नेचर के लिए, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो सभी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है ये सारा रेडिएशंस। जैसे गामा, ये जितने भी रेडिएशंस है, सबका स्पीड जो है लाइट के स्पीड के बराबर है या उससे थोड़ा कम है। वो रेडिएशन अगर इतना तेजी से आ रहे हैं, हमारे शरीर को छेदते हुए चले जाएंगे, हमारे सेल्स को पूरे तरह से, टिश्यू को डैमेज करते हुए चले जाएंगे। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो भाई रेडियो एक्टिव चेंज होता क्या है सर? व्हाट इज रेडियो एक्टिव चेंज? तो रेडियो एक्टिव चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें हाई स्पीड में एक न्यूट्रॉन आता है, या एक से ज्यादा भी न्यूट्रॉन आ सकते हैं। रेडियो एक्टिव चेंज समझिएगा, रेडियो एक्टिव चेंज समझिएगा कि बहुत ही हाई स्पीड में न्यूट्रॉन्स आते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही हाई स्पीड में न्यूट्रॉन्स आए और कोई एक रेडियो एक्टिव एटम होगा, उस एटम को टक्कर मारे जोर से, यानी न्यूट्रॉन से उस एटम पर बॉम्बार्ड करवा दिए, टक्कर मारे। अब बहुत ही, अब लाइट के स्पीड से कोई पार्टिकल आ रहा है, वो पार्टिकल अगर किसी भी एटम पर टक्कर मारेगा तो उस एटम को तोड़ देगा, डेफिनेटली तोड़ देगा।
तो हाई स्पीड में न्यूट्रॉन आया, टक्कर मारा, यहां पर यूरेनियम 235 का एक एटम था, उसको जो है हाई स्पीड में न्यूट्रॉन आया, उसको टक्कर मारा और टक्कर मारते ही यूरेनियम को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद बेरियम और क्रिप्टॉन बना दिया। अब दो अलग अलग एटम यहां पर बन चुका है और इस कंडीशन में यहां पर बहुत ही थर्मेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये डेफिनेटली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आगे बताऊंगा व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी चीज में हमको कवर करना है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में ही कवर करना है। तो यहां पर बहुत ज़्यादा थर्मेंडियस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी के कारण बहुत सारा मास डिस्ट्रक्शंस भी होता है, यानी बहुत ज़्यादा तबाही होती है, बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसान इससे जो है सहना पड़ता है। एग्जाम्पल आपके सामने है जापान। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम क्या किया था, ड्रॉप किया था, जिसके वजह से न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पर और बहुत ही जान माल का बहुत ही ज़्यादा तबाही हुआ था वहाँ पर। और उसमें से भी अल्फा बीटा गामा बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस निकले और जिस रेडिएशन ने बहुत सारे व्यक्तियों का जान ले लिया। और अभी भी अब इस वाकया का हुए लगभग 65-70 साल हो गया है और अभी भी उस रेडिएशन का प्रभाव अभी वहाँ पर एकदम बराबर चल रहा है। ठीक है, इसी के लिए वहाँ का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत कम पीरियड के लिए होता है, यानी वहाँ के लोग बहुत कम ही जीते हैं उस रेडिएशन के वजह से। तो वो रेडिएशन इतना खतरनाक होता है, तो समझ सकते हो आप। और इस तरह का जो चेंज होता है ना उसको रेडियो एक्टिव चेंज बोलते हैं। कुछ नहीं करना, न्यूट्रॉन आएगा, टक्कर मारेगा रेडियो एक्टिव एटम को और टक्कर मारेगा तो उसको तोड़ देगा ऐसे, जैसे यहाँ पर टूटा है तो बेरियम बन गया, क्रिप्टॉन बन गया। यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन अगर टक्कर मारेगा तो यहाँ पर और भी चीज़ें बन सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूरेनियम 237 को, यहाँ पर 235 है, यूरेनियम 237 को ले लो तो थोरियम बनाएगा और हीलियम बनाएगा। एक मिनट में इसको मिटाऊंगा। जैसे एक और रिएक्शन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यूरेनियम 237। अच्छा एक मिनट, ऊपर में ना एटॉमिक नंबर नहीं लिखा जाता, ठीक है, नीचे लिखा जाता है। इस बात को आप कर ले, वैसे ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। 235 हम यहाँ पे लिखते हैं, यूरेनियम 237 लेते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, यानी हम डेफिनेटली जानते हैं कि न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कर पाएंगे उस पर। तो यहाँ पर क्या होगा, थोरियम बनेगा जिसका एटॉमिक मास जो है 238 लेना है। ठीक है, यूरेनियम 238 लेंगे। तो जब भी हम यूरेनियम 238 लेंगे तो हमारा जो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूट्रॉन टक्कर मारेगा उसको, तो थोरियम एटॉमिक मास 234, एटॉमिक नंबर 90 और प्लस में बनाएगा हमारा हीलियम, एटॉमिक नंबर जो है 2 और एटॉमिक मास 4 और यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी बहुत सारा। तो ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो वो जो बम ड्रॉप करता है ना, बम गिराता है, तो उसमें यही रिएक्शन देखने को मिलता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं से अगर कोई दिक्कत आ रही होगी यहाँ पर तो कमेंट कर सकते हो। तो अभी जापान में इतना साल पहले यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिला था, बम गिराया गया था, उसका अभी तक इफेक्ट पड़ रहा है। समझ सकते हो कितना खतरनाक सारा मतलब वाकया रहा होगा। जिस समय गिराया, अभी तो इफेक्ट कम हो गया होगा, लेकिन जिस समय गिराया होगा उस समय का इफेक्ट कितना खतरनाक होगा आप समझ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर जो है रेडिएशंस वगैरह बहुत अभी भी बरकरार है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। तो अगर इस तरह का चेंज होगा ना, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह हो, न्यूक्लियर चेंज हो, तो वो सारा जो है रेडियो एक्टिव चेंज के दायरे में आ जाता है। तो आई थिंक ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तो हम चेंजेस के बारे में ही बोले हैं कि नेचर में किस किस टाइप के चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रेडियो एक्टिव चेंज। और हमने बताया कि रेडियो एक्टिव चेंज सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही कर सकते हैं, सभी एलिमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं साइड हो लेता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो या आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का जो टॉपिक था वो बहुत छोटा ही हम लिए, बस 3 ही टॉपिक को कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्योंकि भाई साहब देख रहे हो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन और हम शुरुआत किए हैं फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से, तो थोड़ा घबराना नहीं है।
अभी हम डिटेल फॉर्म में पढ़ा रहे हैं हर एक चीज़ को। जैसे आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम दोगे, NTSC, ओलंपियाड, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के लिए हम डिटेल वे में चल रहे हैं। तो इसी के लिए हम स्टार्ट किए हैं डायरेक्ट यहाँ फिजिकल चैनल से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ठोको, कमेंट ठोको और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में अभी, उनके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।